अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दो क्रिकेट के बड़े मुमालिक हैं और इनके दरमियान जो है वो क्रिकेट के अलावा दीगर मामलात के ऊपर भी नोक झोंक और जंग बाकायदा चलती रहती है। अब कुछ बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ सीरीज क्यों नहीं खेलता, इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता, क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के अंदर बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं और एक नया मुद्दा क्या हुआ है। टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर आकाश चोपड़ा जो इंडिया के सहाफ़ी हैं, मायाना सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया है जिसकी चर्चा जो है वो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। आकाश चोपड़ा ने सवाल ये उठाया है, पाकिस्तान और भारत के मैचेस टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर क्यों शामिल नहीं है। ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बात की है आकाश चोपड़ा ने। और वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मामले हुए उसके अंदर सबने देखा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने, जैसे सरहद के ऊपर हमने देखा है कि फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, इसी तरह ये दोनों क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो उसी तरह सामने आमने आ गए थे और बाकायदा तौर पर जो है वो एक दूसरे को धमकियां और बॉयकॉट की तड़ियां लगाई जा रही थी। साबिक भारतीय खिलाड़ी ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस ना रखवाने पर सवाल उठाया है। बिल्कुल अहम पॉइंट है उनका ये कहना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप एसीसी के इवेंट के बैनर तले खेलने को तैयार है, आईसीसी के बैनर तले वर्ल्ड कप 50 फॉर्मेट और T20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं, तो आईसीसी के ज़ेरे इंतज़ाम जो इदारा है, जो चीज़ है, जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी तो आईसीसी का है। उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस क्यों नहीं होते हैं। पिछले 2 सीजन्स में हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बगैर मैचेस हुए और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ नहीं हुई। उसके बाद इंडिया जो है वो दोनों फाइनल्स के अंदर पहुंचा। अगर पाकिस्तान से इंडिया के मैचेस होते क्या इंडिया फाइनल के अंदर पहुंच पाता या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट से ये इनके मैचेस जो हैं, दोनों ममालिक के जो मैचेस हैं, ये टूर्नामेंट्स आईसीसी खूब कमाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है वो कमाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप में कोई मैच क्यों नहीं है। अगर कमाना ही है और दोनों ममालिक का मुकाबला ही करना है तो इस फॉर्मेट के ऊपर क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि सियासी तनाव के बाद दोनों टीमें 2 तरफा सीरीज में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आती, बिल्कुल हमको पता है। ताहम आईसीसी इवेंट से पाकिस्तान और भारत के मैचेस को शेड्यूल रखा जाता है कि लोगों की तवज्जो और कमाई का जरिया बन सके। आकाश चोपड़ा ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इब्तदाई 2 साइकिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेस्ट मैच नहीं रखा, जबकि 2023 से 25 के दरमियान भी दोनों टीमें एक दूसरे से टेस्ट मैचेस खेलने से महरूम रही हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी को चाहिए कि पहला या दूसरा मैच पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान रखते ताकि टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी होती और इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेटिंग भी ऊपर जाती। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी के दायरे कार में आता है, इसलिए तमाम मैचेस का जिम्मा भी उनको ही लेना चाहिए। 2012 से दोनों टीमें जो हैं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रही, जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर कहा था कि 2009 के अंदर अगर मुंबई अटैक हुआ है तो 2012 के अंदर भी तो दोनों ममालिक के अंदर दरमियान सीरीज हुई है, 2011 के अंदर भी हुई है, 2010 के ऊपर भी हुई है। एकदम से ये जो 2009 के अंदर जो हमला हुआ था, मुंबई अटैक हुए थे, उसका मामला जो है वो 2012 के बाद से क्यों इतना ज़्यादा जो है मसला बन चुका है। इसकी मैंने वजह भी आपको बताई थी कि बीजेपी की हुकूमत आई और उसने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। इस वजह से उसने जो है मुंबई अटैक को इशू बनाया, जो इशू अब तक नहीं था। मुंबई अटैक के अंदर दोनों ममालिक जो है वो आगे बढ़ रहे थे और इतनी ज़्यादा तलखी नहीं थी, इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं थी। याद रखिए आप लोग इंडियंस, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं कि 2009 के अंदर हमला होता है, 2010 के अंदर सीरीज होती है पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल, 2011 के अंदर सीरीज होती है, 2012 के अंदर होती है। उस वक्त कोई 2009 के मुंबई अटैक का मामला सामने नहीं आता। एकदम से 2012 के बाद से जैसे ही मोदी हुकूमत 2013 के अंदर आती है तो एकदम से मुंबई अटैक का मामला जो है वो हाईलाइट हो जाता है और उसको बुनियाद बनाकर अब तक 10 साल हो गए हैं इस बात को, अब तक जो है वो मोदी सरकार जो है वो किनारा कशी कर रही है। क्या उस वक्त शुरू के 2 साल जब ये हमला हुआ था उस वक्त ये मामला नहीं पता था आप लोगों को कि क्या मामला है और इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया गया था।
اس لیے کہ سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور چاہ رہے تھے انڈیا والے، اور اس کا فائدہ اٹھایا بھی ہے۔ یہ چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف انڈیا والے کرتے ہیں، پاکستانی بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پر اگر آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے صرف نقصان کرکٹ کا ہوتا ہے، دونوں ممالک کی کنٹریز کو ہوتا ہے۔ اب شاہد آفریدی بھی یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کا جو یہ موقف تھا کہ احمد آباد کے اندر ہم سیف نہیں ہیں، ہم احمد آباد کے اندر ورلڈ کپ کے میچز نہیں کھیلیں گے۔ شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئینہ دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے احمد آباد؟ انڈیا کی، اگر انڈیا خدا نہ خواستہ انڈیا کے اندر پاکستانی ٹیم کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے، یہ میری سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے کرکٹ کو نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے انڈیا سے کرکٹ پاکستان کی طرح دور ہو جائے، کیونکہ آئی سی سی کے ایونٹ کے اندر پاکستان کی ٹیم کے اوپر، کسی بھی ٹیم کے اوپر کوئی حملہ ہو، اس سے کرکٹ کو اور انڈیا کی کرکٹ کو خاص طور پر نقصان ہوگا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ٹیمیں واپس جانا شروع ہو جائیں، اور اس سے انڈیا کی بدنامی ہوگی نہ کہ پاکستان کی۔ انڈیا کوئی موقع نہیں دے گا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا حالات خراب ہوں یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ آئے، پوری سیکیورٹی لگائے گا، اپنی آئی سی سی کے بینر تلے تمام معاملات حل ہوں گے۔ انڈیا کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ آفریدی کیا کہتے ہیں اب آپ سنیں۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے بھارت کے خلاف میچ کے لیے احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا کہ احمد آباد کی پچز کیا کوئی ڈراؤنی مخلوق ہیں؟ انہوں نے سوال اٹھایا کیوں اتنا ڈر رہے ہیں وہاں جانے سے؟ جو پاکستانی کھلاڑی پر جادو کر دیا جائے گا، وہاں کوئی ایسا کچھ ہے جو جادو ہو جائے گا؟ پاکستان احمد آباد کی پچ پر کھیلنے سے کیوں انکار کر رہا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستانی ٹیم کو نریندر مودی اسٹیڈیم میں جانا چاہیے اور کھیلنا چاہیے۔ اگر یہ چیلنج ہے تو اس کا واحد راستہ جیت ہے، آپ جیت کر آئیں، اتنا زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیں جیتیں اور ہمارے پلیئرز وہاں کھیلیں جیتیں، اور اس ہجوم کے سامنے جو بتایا جا رہا ہے 1,30,000 کے لوگ آ سکتے ہیں وہاں پر فتح سمیٹیں۔ آئی سی سی حکام نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور تو پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ ہم احمد آباد میں سیکیور نہیں ہیں۔ انہوں نے آئی سی سی سے درخواست کی ہے کہ وہ تو چنئی، بنگلور اور کولکتہ میں اپنے کھیلوں کا شیڈول بنائے، لیکن اب شیڈول ویسے بھی آ گیا۔ پاکستان کا میچ 15 اکتوبر کو مودی اسٹیڈیم میں ہی ہے۔ 15 اکتوبر کو نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم احمد آباد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تصادم ہونے کی اطلاع کے ساتھ پاکستانی شائقین اور کرکٹ کمیونٹی کے درمیان کچھ خدشات تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نے کہا تھا یہ سب ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی۔ انڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری انڈیا کی ہے، اگر کچھ آگے پیچھے 3-5 ہوا انڈیا کا نقصان ہوگا، پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سچن تندولکر نے جو اپنے انٹرویو کے اندر یہ والی بات کہی تھی کہ عبدالرزاق خطرناک ترین بالر ہیں، تو عبدالرزاق نے بھی اس کے اوپر کچھ جواب دیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں، خبر سامنے آ گئی اتفاق سے، تو میں نے کہا سنا دوں آپ کو۔ عبدالرزاق کا یہ کہنا ہے کہ تندولکر نے مجھے خطرناک بالر قرار دیا، یہ ان کی گریٹنس ہے، وہ جو ہے گریٹ پلیئر ہیں، اور اتنی اچھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے خطرناک یا پوری دنیا کے لیے خطرناک بالر تھا، تو یہ ان کا بڑا پن ہے، عبدالرزاق ہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ سچن تندولکر دنیا کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، انہیں میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی گریٹنس ہے۔ جس زمانے میں ہم کھیلتے تھے اس وقت وسیم اکرم، وقار یونس، میکگرا، مرلی دھرن اور شین وان جیسے نام موجود تھے، ان کے درمیان میرا نام لینا یہ سچن تندولکر کا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پن ہے، ان کا احسان ہے، وہ پاکستان کیا، انڈیا کیا، پوری دنیا کے گریٹ پسند کرنے والے کھلاڑی ہیں، پسندیدہ کھلاڑی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ عبدالرزاق یہ کہتے ہیں سچن بھارتی ٹیم کے لیے 1 مین آرمی کا کردار ادا کرتے تھے، اور ہماری ٹیم کی پلاننگ یہی ہوتی تھی کہ اگر ہندوستان کو بیک فٹ پر کرنا ہے تو سچن تندولکر کو آؤٹ کر دو۔ اور میری جو سوچ ہوتی تھی، میں سچن تندولکر کے بارے میں، جو ہم لوگ میچ دیکھتے تھے اس زمانے میں، ہم لوگ کھیلتے بھی تھے، ابھی بھی کھیلتے، اس زمانے میں جب ہماری سوچ ہوتی تھی تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے بہت سے انڈینز جو ہیں اس بات کی مجھے نشاندہی کریں اور اوکے کریں کہ ہاں ایسا تھا۔ سچن تندولکر جب پاکستان کے خلاف سینچری کرتا تھا، پاکستان کو سمجھو میچ جیت گیا۔ تندولکر کی سینچری اور پاکستان کی جیت چولی دامن کا ساتھ تھا۔ سچن تندولکر نہیں چلتا تھا، پاکستان میچ ہار جاتا تھا۔ یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے تھے جب دوست یار بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ سچن تندولکر نے سینچری کی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان جیتے گا۔ یہ بہت دفعہ ہوا ہے۔ میں جس زمانے میں کرکٹ دیکھتا تھا اس زمانے میں تو عموماً یہ ہوتا تھا، تندولکر چلا
और पाकिस्तान की फतह हुई। तेंदुलकर जिस दिन सेंचुरी करता था तो हम लोग कहते थे काश तेंदुलकर जो है वो सेंचुरी करे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान मैच जीते। ऐसा हुआ था। बहुत से लोग जो उस ज़माने के मैच देखने वाले थे उनको इस बात का अंदाज़ा होगा इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के, कि वहाँ पर उस ज़माने में ऐसा ही होता था कि तेंदुलकर जब मैच खेलते थे, अच्छा खेलते थे, पाकिस्तान के खिलाफ चलते थे, सेंचुरी मारते थे, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता था। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी मिसालें हैं जिसकी वजह से हम कहते थे कि तेंदुलकर को चलना चाहिए। ये थी पाकिस्तान और इंडिया के मामलात। अब मैंने गुज़िश्ता रोज़ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे तो उसके अंदर मैंने कुछ जवाबात भी दिए थे। उसके अंदर ये चीज़ें सामने चल रही थी कि हमको नहीं खेलना, हम नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे जड़ेंगे। 50 साल से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या हासिल हुआ मुझे ज़रा सिर्फ ये बता दें। 50 साल से आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या यही हल है? नहीं, ये हल नहीं है। सिर्फ मुज़ाकरात है, बातचीत है, बायलैटरल बातचीत है, सीरीज़ है, क्रिकेट का फ़रोग़ है और जिन मामलात के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक है उन मामलात के ऊपर आगे बढ़ें। जिन मामलात के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं है उनके ऊपर बातचीत करें। 50 साल की या 100 साल भी अगर आप लड़ते रहें तब भी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। मेरी ये सोच है और मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जिस ज़माने में इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो माहौल भी अच्छा होता है, क्रिकेट को भी बेहतरी मिलती है, दोनों ममालिक एक दूसरे से आने जाने का सिलसिला भी रहता है। तो लड़ाई झगड़ा करके कोई हासिल नहीं हुआ। 2013 से आप कोई सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ममालिक अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं सिवाय मोहब्बत के, और नफ़रतों के अलावा मोहब्बत का जितना टाइम होना चाहिए उतना हम नफ़रतों के अंदर सर्व कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से अच्छे मैसेज आ रहे हैं आजकल और ये पैगाम दिया जा रहा है कि भाई इंडिया वाले जो है वो कुछ मामलात के ऊपर पाकिस्तानियों से नाराज़ हैं और यही मामलात हैं जिनकी वजह से ये दूरियां बढ़ी हुई हैं। इन दूरियों को ख़त्म करने का मेरी नज़र में वाहिद रास्ता यही है कि दोनों ममालिक जो है एक एक कदम आगे बढ़ाएं, बातचीत करें, यही एक हल है। और क्रिकेट की रही बात तो क्रिकेट जो है वो दोनों ममालिक को जोड़ने में काम करती है। दोनों ममालिक बायलैटरल सीरीज़ शुरू करें तो ही जाकर जो है मामलात हल होंगे। अगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के इतने लोगों को मारा है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी सारी मिसालें मौजूद हैं। हम लोग भुगत चुके हैं, हम लोग के वो लोग जा चुके हैं जिन लोगों को हम लोग देखते थे अपनी आंखों से और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। क्यों नहीं है उसका हम अगर ये कहें कि इंडिया के लोगों ने इंडिया ने उन लोगों को हमसे छीना है तो फिर क्या हम लोग यही कह के बैठे रहे? इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लोगों की जानें गई हैं, दोनों तरफ से गई हैं। एक तरफ से अगर होता तो फिर मामला ज़रा दूसरा होता। दोनों तरफ से गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा गई हैं। इसलिए पाकिस्तान एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए फिर भी बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि बातचीत ही, अगर बातचीत हो रही होती, मामला दोनों दो मुल्कों के दरमियान अच्छे होते तो इतने सारे लोग जो है वो हम लोगों के दरमियान होते, इतने ज़्यादा लोग जो है नहीं मरते। बातचीत नहीं होती, दूसरी क़ुव्वतों को मौका मिलता है फड्डा करवाने का, लड़ाई करवाने का और कोई कार्रवाई करने का, जिसकी वजह से मामला जो है जो चल रहे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था जो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताते हैं कि क्यों, क्या मसाइल हैं इंडिया और पाकिस्तान के, ये वजूहात हैं और इनका हल भी मैंने बता दिया है। घंटा मेरी बात से मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने तौर पर जितनी एक समझता हूँ कोशिश कर रहा हूँ और हो सकता है कि इससे भी किसी न किसी इंडियन के दिल के अंदर ये वाली बात आ जाए कि हाँ यार ये सही कह रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ममालिक के लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, आम जनता जो है वो इसके अंदर किसी किस्म की कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ ये ऊपरी तौर पर होता है। मैं नहीं गया वहाँ पर मारने के लिए, ना ही वहाँ से कोई आया मारने के लिए। जो कुछ भी हुआ है वो आपको सबको पता है। हम लोग सिर्फ बैठ कर देखते रहते हैं, मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो हमारे कंट्रोल में है, बातचीत करना, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देना और अच्छी चीज़ को प्रमोट करना, वो चीज़ हम कर सकते हैं, यही हमारे इख्तियार में है। तो इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। एक कदम अगर पाकिस्तानी कोई बढ़ाता है इंडियन की तरफ तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और नफ़रतों के बजाय मोहब्बतों का टाइम निकालिए। मोहब्बत करना जो है वो ज़्यादा आसान है बजाय नफ़रत के। नफ़रत को शटअप कॉल दीजिए और नफ़रत को ख़त्म कीजिए। मेरा आज का पैगाम इंडियंस के लिए है। वीडियो आपने देखी है, क्या कुछ आपने इस वीडियो से हासिल किया, क्या कुछ आपने समझा, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।